हेलो, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मम्प्स डिजीज़ के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आई बटन पे क्लिक करें। वहाँ से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मम्प्स या इसको हिंदी में कह सकते हैं कंठमाला, ये बीमारी क्या है? मम्प्स एक एक्यूट कम्युनिकेबल वायरल डिजीज है जो पैरामिक्सोवायरिडी परिवार या फैमिली के वायरस के कारण होती है। और इसमें मुख्य रूप से जो कैरेक्टरिस्टिक है जो वो है पैरोटिड ग्लैंड का स्वेलिंग, एक या दोनों तरफ की जो पैरोटिड ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। और टेंडरनेस भी होती है। टेंडरनेस मीन्स वहां पर टच करने पर पेन होगा। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? मम्प्स का पॉजिटिव एजेंट होता है मिक्सो वायरस पैरोटिडाइटिस। और पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन, इसलिए इसे का नाम दिया गया है पैरोटिडाइटिस। और यह वायरस पैरामिक्सोवायरिडी के जीनस रूबेला वायरस का मेंबर है। कैसे स्प्रेड होता है ये? संक्रमण का जो एकमात्र स्रोत है या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो है मम्प्स का पेशेंट। और इसके जो ट्रांसमिशन का तरीका होता है वो एयरबोर्न है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक संक्रमित व्यक्ति की जो सलाइवा है उसके संपर्क में आने से भी मम्प्स हो सकता है। काफी इन्फेक्ट हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है ये। साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? 30 से 40% मामलों में मम्प्स एसिम्टोमेटिक होता है, यानी कोई भी साइन एंड सिम्टम अपीयर नहीं होते हैं, लक्षण नहीं दिखते हैं। बट जब दिखते हैं तो किस प्रकार के हो सकते हैं? तो स्वेलिंग पैरोटिड ग्लैंड की एक या दोनों में सूजन होगी और पेन होगा। कभी-कभी सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्रंथियां भी प्रभावित हो सकती है, यानी जो अदर सलाइवरी ग्लैंड है उनका भी इन्फ्लामेशन इसमें हो सकता है। इसके अलावा ईयर एक या कान में दर्द की शिकायत कर सकता है पेशेंट। मुंह खोलने में, ऐसे करने में प्रॉब्लम हो सकती है, जकड़न हो सकती है। इसके अलावा और अधिक स्प्रेड होने पर ये एक मल्टी ऑर्गन डिजीज है, हम इसको कह सकते हैं। बहुत सारे अंगों को ये प्रभावित करता है, जैसे टेस्टिस मेल्स में उसको प्रभावित कर सकता है, पेंक्रियाज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओवरीज और प्रोस्टेट, इन सब को ये प्रभावित कर सकता है। तो उसी हिसाब से लक्षण आएंगे। गंभीर मामलों में जनरलाइज्ड सिम्टम भी आते हैं, जैसे बुखार, सर दर्द, नोजिया, वोमिटिंग। और यदि टेस्टिस का स्वेलिंग है तो उसको हम ओर्काइटिस बोलते हैं, वो हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। फीमेल्स में उफराइटिस हो सकता है, मतलब ओवरीज का इन्फ्लामेशन हो सकता है और उसके कारण पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा। और यदि पेंक्रियाज इन्वॉल्व है तो पेट के ऊपरी हिस्से में पेन होगा। यदि नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है तो चेहरे का पक्षाघात हो सकता है और अन्य न्यूरोलॉजिकल लक्षण भी हो सकते हैं, जिसको हम फेशियल पाल्सी बोलते हैं, वो हो सकता है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? कंठमाला या मम्प्स का जो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है वो लक्षणों पर आधारित है। आराम से लक्षणों को देख के पता लगा सकते हैं कि इसको मम्प्स होगा। इसके अलावा एंटीबॉडीज टेस्ट करा सकते हैं, ओरल स्वाब लेबोरेटरी में भेजकर उनका टेस्ट भी हम करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट, मम्प्स या कंठमाला का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, एक वायरल डिजीज है, सेल्फ हीलिंग है। बट फिर भी कुछ जो कॉम्प्लिकेशंस या जो लक्षण हैं उसके आधार पर हम उसको हेल्प कर सकते हैं क्लाइंट को। जैसे यदि फीवर है या पेन है तो पेन रिलीफ, पेन किलर, एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन उसको दी जा सकती है। रेस्ट करने के लिए बोलेंगे क्लाइंट को। और मुख्य जो ध्यान दिया जाता है वो होगा कि रोग का संक्रमण फैले नहीं, अधिक बच्चों तक या दूसरे लोगों तक ना फैले। इसके लिए कई उपाय किए जाते हैं। तो कौन कौन से उपाय कर सकते हैं? सबसे पहला मुख्य है टीकाकरण। इसमें वैक्सीन अवेलेबल है, मम्प्स का अकेला वैक्सीन भी अवेलेबल है और एमएमआर के साथ ये मिलकर बनाया हुआ, मीजल्स और रूबेला के साथ मिलकर बनाया हुआ एक वैक्सीन भी है जिसे हम एमएमआर कहते हैं, वो लगवाया जा सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए कि सब लोग अपना रूटीन इम्यूनाइजेशन बच्चों का करवाएं।
क्योंकि जो एमएमआर है वो जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है इंडिया में, उसमें वो शामिल है, तो वो फ्री में लग जाता है। सब लोगों को वो करवाना चाहिए, बच्चों के टीकाकरण। और नोटिफिकेशन और रिपोर्टिंग ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही मम्प्स, क्योंकि एक नोटिफाइबल डिजीज है, यदि कहीं पता लगता है तो उसको तुरंत नोटिफाई किया जाना चाहिए, ताकि जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं वो एक्शन में आ सकें और उसको कंटेन करने का प्रयास कर सकें। इसके अलावा आइसोलेशन, यदि जैसे ही पेरोटाइटिस होता है, मतलब स्वेलिंग होती है, तो 9 दिन के लिए रेस्पिरेटरी आइसोलेशन पे रखा जाना चाहिए क्लाइंट को। और यदि बच्चा है, स्कूल जा रहा है, तो स्कूल से उसको छुट्टी दिलाएंगे और कार्यस्थल से भी उसको छुट्टी दिलाएंगे, ताकि इन्फेक्शन का स्प्रेड ना हो। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण एक सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं डिसइंफेक्शन, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। डिसइंफेक्शन के बारे में एक पूरा लेक्चर हम लेने वाले हैं जल्दी ही, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो भी आप जरूर देखिए। क्योंकि किसी भी प्रकार के रोगों को रोकने के लिए डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रोगी के द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों का डिसइंफेक्शन किया जाना चाहिए, चाहे वो कॉन्करेंट हो या टर्मिनल हो। इन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन जो लेक्चर है वो जरूर देखें। ऐसे उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन वहाँ भी आ सकता है। और नोट्स बनाने के लिए mynursingstudents.blogspot.com इसको विजिट करें। वहाँ पर सर्च बॉक्स है, वहाँ अपना टॉपिक डालें और सर्च करेंगे तो आपको अपना टॉपिक मिल जाएगा। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर हम टॉपिक ना मिले तो, ताकि हम उसका वीडियो भी आपको अवेलेबल करवाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और नर्सिंग नोट्स ग्रुप जो है फेसबुक का वो ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।